वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। और अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को दोबारा जरूर देखना। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिमांड शेड्यूल से। ठीक है, डिमांड शेड्यूल का मतलब कि अब हम इसके टेबुलेशन को जानेंगे कि किस तरीके से इसका हम डिमांड का एक टेबुलेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ हम दो शेड्यूल के बारे में जानेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल मतलब यहाँ पे टेबुलेशन से रिलेटेड है कि इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज being demanded, मतलब various commodities being demanded at a various price level, at a various price during a given period of time. It shows the relationship between price of the commodity and its quantity demand. मतलब ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन है जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि किस प्राइस लेवल पर कितनी क्वांटिटीज को डिमांड किया जा रहा है और कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले प्राइस और फिर उसकी क्वांटिटी डिमांड। देखो अभी हम लोगों को ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स मतलब कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा जो प्राइस का शेड्यूल है वो यही दिखा रहा है कि अब इसमें सबसे ज्यादा प्राइस कहां पर है? 5 रुपए और क्वांटिटी डिमांड है 1। और जबकि जब प्राइस हो गया 1 तो क्वांटिटी डिमांड होगी 5, मतलब प्राइस हो गया कम तो जो हमारी डिमांड है वो बढ़ गई और यहाँ प्राइस ज्यादा था और इधर हमारी डिमांड कम थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा क्या दिखाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसके आगे क्या है? हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति का, और जब हम मार्केट डिमांड करते हैं तो मोर देन वन होता है। अब यहाँ पे हमने 2 लोगों का रखा है, इसी को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। क्लियर? मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जब हम इनको सम कर देंगे तो हमारे को उसकी डिमांड मिल जाएगी। क्लियर? देखो यहाँ पर क्या है, ये डी ए मतलब डिमांड ऑफ ए और ये डी बी मतलब डिमांड ऑफ बी। प्राइस था 1, प्राइस था 5, प्राइस 5 है, इसने एक चीज की डिमांड करी, इसने 2। प्राइस कम हुआ, इसने 2, इसने 3, फिर और कम हुआ तो इसने अपनी अकॉर्डिंगली डिमांड इंक्रीज करी और इसने अपने अकॉर्डिंग। और जब हम मार्केट डिमांड करेंगे तो डी ए मतलब डिमांड ऑफ ए और डी बी मतलब डिमांड ऑफ बी। तो 5 रुपए पे टोटल जो मार्केट की डिमांड आई वो निकल कर आई 3, फिर ऐसे 5, 7, 9, 11, मतलब जब प्राइस कम हुआ है तो हमारी जो मार्केट डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आता है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मतलब उसका डायग्राम होता है। क्लियर? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का। मतलब जो अभी हम पीछे यहाँ पर हमने जितने भी ये डिमांड शेड्यूल देखे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो या फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, इन सबको जब हम ग्राफिकली शो करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा डिमांड कर्व। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें चेंज इन अदर फैक्टर जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो, वो वापस से प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ये अदर फैक्टर्स ध्यान से समझ आ जाए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। दोबारा से समझते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसके डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होता है। तो डिमांड कर्व यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है। मतलब वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिखा है और एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्वांटिटी डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हमारा प्राइस 5 था तो हमारी जो डिमांड थी वो एक कमोडिटी की थी, फिर 4, इस तरीके से जब 1 हो गया
तो ये हो गई 5। क्लियर। अब इस डिमांड कर्व को, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये डिमांड कर्व कहलाता है। इस डिमांड कर्व पे जितने भी ये PQRST पॉइंट्स बने हैं, ये हर एक प्राइस लेवल और उस पे होने वाली क्वांटिटी डिमांड का कितनी हम डिमांड कर रहे हैं उस चीज को शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। तो यहाँ पर इन द डायग्राम प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन वर्टिकल मतलब y एक्सिस और क्वांटिटी डिमांड हम लोगों ने ली है x एक्सिस पे। एट ईच पॉसिबल प्राइस देयर इज अ क्वांटिटी व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स P to T। तो ये रहा हमारा P और ये रहा T। जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा डिमांड कर्व। ठीक है। इसी तरीके से हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है, जो कि हमने पीछे देखा कि डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। ये हमारी DA मतलब डिमांड ऑफ A का कर्व है, ये हमारा डिमांड ऑफ B का कर्व है, और जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मार्केट डिमांड कर्व बना। ठीक है। DM इज फ्लैटर देन DA एंड DB। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज्यादा फ्लैटर होगा। फ्लैटर का मतलब वो मूव्स टूवर्ड्स x एक्सिस ज्यादा होगा, ऊपर की ओर होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा है A और B से। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसमें मार्केट डिमांड कर्व आर ग्राफिकली इन द फिगर DA, DB आर द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और DM इज डिमांड कर्व ऑफ मार्केट। मार्केट डिमांड कर्व D आल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, और यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर है। देन द इंडिविजुअल इट हैपेंस बिकॉज एज प्राइस चेंजेस प्रोपोर्शनल चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड में कुछ और होगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये जो बंदा है ये 5 रुपए पे एक ही चीज ले रहा है, जबकि ये बंदा 5 रुपए पे 4 चीजें लेने के लिए तैयार था। तो हर किसी का अलग अलग पैटर्न है, और उसके अकॉर्डिंगली जब हम उनको सबमिशन कर देंगे तो हमारा डिमांड कर जो मार्केट का है वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इज हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्यों बनता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप इज नेगेटिव। देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है उसी चीज को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास स्लाइड है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में हम इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे कि हमारा ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग आया ये क्यों आया। तो इसमें एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा P बाय डेल्टा Q। डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब डेल्टा P कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P, और डेल्टा Q क्या होता है Q1 माइनस Q। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 8 रुपीज टू 4 रुपीज। तो दो हो गए, तो पहला हो गया P और ये हो गया हमारा P1। इसी तरीके से ये क्वांटिटी पहले थी, फिर आई क्वांटिटी 1। क्लियर। तो अब P और P1 क्या हो गया, देखो P हो गया आपका 8 और P1 हो गया आपका 4, और डेल्टा P कैसे निकलेगा P1 माइनस P, 4 माइनस 8 इक्वल्स टू -2। इसी तरीके से हमने निकाला है Q1 माइनस Q, 4 माइनस 2। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, मतलब नेगेटिव स्लोप। क्या है, नेगेटिव, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा स्लोपिंग है ये, डाउनवर्ड। अब देखते हैं इसको हम यहाँ पे। क्लियर। तो देखो इधर क्या हो रहा है, अब ये बोल रहा है 8 से 4 हो गया, तो ये 8 पे हमने ये रखा और फिर ये 4 हो गया, प्राइस 2 हो गए। अब इसकी जो डिमांड थी 8 पे कितनी थी 2 चीजों की, और 4 पे कितनी थी 4 चीजों की। तो ये जो डिफरेंस निकला ये निकला आपका डेल्टा P और ये निकला आपका डेल्टा Q, इसलिए ये हमारा स्लोप डाउनवर्ड होता है। ठीक। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आएगा स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक हम इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बस इसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी। वो क्या है, इनवर्स रिलेशन, सॉरी
Inverse relation, it states the inverse relation between price and quantity demand. It simply affirms that an increase in price will tend to reduce the quantity demand of a fall in price to an increase in the quantity demanded. मतलब प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो ये जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड बनाएंगे तो हमारे को ये इसका डिफाइन जरूर देना है, इसका ये टेबुलेशन आपको जरूर देना है, और इसका ये जो ग्राफ है, ये तीनों चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में लिखना बहुत जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड 1 मार्क और 2 या 3 मार्क किसी में भी आ जाता है। Why does the law of demand operate? That is, why does buy more at a lower price than at a higher price? हमें कम कीमत पर ज्यादा सामान क्यों खरीदना है, या लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट आएगा वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारे उसी चैप्टर में से आया है। वो क्या दिखाता है? वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव, मतलब जैसे जैसे हम कमोडिटी इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता है? बढ़ता रहता है। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी। हम जितना चीजों को कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इफ द कंज्यूमर मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर। अगर वो ज्यादा उससे कंजम्पशन ले रहा है तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले रहा है तो वो ज्यादा चीजों पे पैसा खर्च करेगा। क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी में एमयू का भी जो कर्व है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड है। इसका मतलब कम कीमत पर वो ज्यादा सामान खरीद पा रहा है, इसका मतलब उसको वहां से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि हमारा पिछली वीडियो में था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। अगर वो नहीं देखा तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक कमोडिटी से हम दूसरे कमोडिटी पे जब जाते हैं, सपोज टी एंड कॉफी, अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर हमारे टी के प्राइस डाउन हो रहे हैं तो हम टी को ही ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर आता है रियल इनकम। इस चीज को ज्यादा समझने की जरूरत है। रियल इनकम जहां पर भी वर्ड आता है तो वो होता है परचेजिंग पावर। क्या होता है? परचेजिंग पावर, मतलब आपके पास में अब आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू एन इफेक्ट व्हेन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर changes due to change in price of the given commodity. When price of the given commodity falls, it increases the purchasing power, real income of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. Suppose यहाँ पे ये कहना चाह रहा है 100 रुपए थे आपके पास में, अगर किसी का प्राइस पहले 8 रुपए था, ठीक है, तो आप 100 रुपए में उसकी लगभग 12-12.5 कॉमोडिटीज खरीद पा रहे थे, यूनिट खरीद पा रहे थे। लेकिन अगर इसी चीज का प्राइस कम हो जाए, 4 रुपए हो गया, तो आप इसकी डबल क्वांटिटी खरीद पाओगे। तो क्या हो गया? आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, मतलब अगर आपकी इनकम वही रही, आपकी जो इनकम है वो तो 100 रुपीज ही रही है, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या है? ये डिफरेंट यूजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट यूज। यहाँ पर सपोज आपके पास में कुछ ऐसी कमोडिटी होती हैं जिनके हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी। इनके बहुत डिफरेंट यूजेस हैं। तो इसमें हम एक सपोज एक कमोडिटी ले रहे हैं मिल्क, तो मिल्क का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट आइटम में यूज करते हैं। हम इससे पनीर, घी, ये तो सब चीजें बना सकते हैं, लेकिन अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो हम इसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे, इसके यूजेज को कम कर देंगे। ठीक है, जैसे डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट लाइक चीज, बटर एटसेट्रा रिड्यूस, हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीजेस, तो इसकी हम यूजेस को बढ़ा देंगे। सपोज अगर मिल्क के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जो हमारे इसके बहुत सारे डिफरेंट यूज थे, हम इससे चाय बना रहे थे, हम बटर, घी, कर्ड, ये सब चीजें बना रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो हो सकता है हम इसका बटर ना बनाएं, हो सकता है हम इसका घी ना बनाएं, तो मतलब हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन अगर इसके प्राइस डाउन हो जाते हैं तो हम इन चीजों को दोबारा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिमांड कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इस वीडियो में हमने समझा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व और
डिटर्मिनेंट्स, ऐसे डिटर्मिनेंट्स जो हमारे डिमांड कर्व को अफेक्ट कर सकते हैं, या और चीजें ऐसी जो हमारे डिमांड कर्व की स्लोप, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो बताती है। क्लियर? तो होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको कराया जा रहा है, अपने नोट्स बनाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए साथ के साथ, ताकि आप अपने रिवीजन करने में इससे हेल्प ले सकें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट पे होंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड पे। तो तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, स्टे फिट, रिमेन फिट एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।